हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि सितंबर 2025 में जो भी लेटेस्ट एग्जाम है अभी का, उसमें आया हुआ है। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का जीएनएम फर्स्ट ईयर का ये पेपर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टिक दी करेक्ट ऑप्शंस। तो पहला क्वेश्चन है शॉक इज द कंडीशन। तो यहाँ पे कंडीशन पूछा गया, ऑप्शंस आप देख लो, थोड़ा सा क्लियर होगा। पहले ऑप्शन में इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, सेकंड है डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, थर्ड है नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम, फोर्थ है नन ऑफ दिस। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे कि ब्लड वॉल्यूम से रिलेशन शॉक का क्या है। ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम से शॉक का रिलेशन आपको पता होगा कि ब्लड वॉल्यूम जब भी कम हो जाता है तब हमको होता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है। ठीक है, तो ये हमारा डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीडी मीन्स, यानी बीडी का फुल फॉर्म या बीडी का मतलब आपसे पूछा गया है। तो बीडी का सिंपली मतलब होता है कि ट्वाइस अ डे, यानी कि दिन में 2 बार। बीडी अक्सर मेडिसिन के आगे लिखा होता है, तो इसका मतलब है कि दिन में 2 बार ही। नेक्स्ट फिर है इंसोम्निया मीन्स। इंसोम्निया का मतलब क्या होता है, सबको पता होगा, काफी बेसिक सा चीज है। इंसोम्निया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू स्लीप, यानी कि जब नींद आने में प्रॉब्लम होती है या सोने में प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन को हम इंसोम्निया बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक स्टूल इज कॉल्ड। ब्लैक स्टूल को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं मेलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिकल्टी इन सॉलोइंग इज कॉल्ड। डिफिकल्टी इन सॉलोइंग इज नोन एज डिस्फेजिया। मैंने काफी बार बता रखा है ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एंड रॉन्ग या फिर ट्रू फॉल्स, जब भी आप बोलते हो। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेड सोर इज ऑल्सो नोन एज डेबिक्यूटस अल्सर। तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, बेड सोर को हम डेबिक्यूटस अल्सर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइंग ऑन एब्डोमेन इज कॉल्ड सुपाइन पोजीशन। तो जब हम पेट के बल लेटते हैं तो क्या उसे हम सुपाइन पोजीशन बोलते हैं? तो नहीं, वो प्रोन पोजीशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूनिंग फॉर्क इज यूज टू टेस्ट विजन। नो, ट्यूनिंग फॉर्क का यूज किया जाता है हियरिंग टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ स्किन इज टू रेगुलेट हीट। यस, स्किन का फंक्शन होता है हीट का रेगुलेशन करना, स्वेटिंग के थ्रू या फिर कॉन्स्टेंट कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू, शिवरिंग के थ्रू हीट रेगुलेट करता रहता है स्किन। ठीक है, नेक्स्ट फिर है क्वेश्चन इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक इज कॉल्ड स्टोमेटाइटिस। ये काफी पुराना क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है बच्चों को फंसाने के लिए, क्योंकि हम लोग को अक्सर ये पढ़ाया जाता है कि इन्फ्लामेशन का जब भी इन्फ्लामेशन होगा किसी भी ऑर्गन का तो उसके आगे आइटिस लग जाएगा। बट यहाँ स्टमक में अलग होता है, डिफरेंस होता है थोड़ा सा। स्टोमेटाइटिस का मतलब हो जाता है माउथ में इन्फ्लामेशन होना। ठीक है, अल्सर होना माउथ के अंदर, तो उसे हम स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। और स्टमक में जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, गैस्ट्राइटिस। फिलिंग द ब्लैंक्स, जो भी आप बोलो। पहला क्वेश्चन है टोटल लॉस ऑफ हेयर। ठीक है, हेयर लॉस को हम क्या बोलते हैं, तो इसके लिए मेडिकल टर्म होता है एलोपेशिया। एलोपेशिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबर गुड्स आर ड्राइड इन, यानी कि जो भी रबर्स के बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैकिंटोश वगैरह यूज किया जाता है ना, तो उन्हें कहाँ पे सुखाया जाता है? अक्सर हम लोग सारी चीजों को धूप में सुखाते हैं ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे सनलाइट मत लिखना, क्योंकि रबर गुड्स जो होते हैं उनको सनलाइट में नहीं सुखाया जाता, उन्हें शेड में सुखाया जाता है। ठीक है, धूप में डायरेक्टली रबर गुड्स को नहीं सुखाया जाता है क्योंकि वो खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज नोन एज। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को और किस नाम से जाना जाता है? तो सबको पता होगा, काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को। ठीक है, नोजोकोमियल, आगे इन्फेक्शन आप लिख लेना। ठीक है, इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर बीपी। तो बीपी मेजर करने के लिए, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मो मैनोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फीवर इज ऑल्सो नोन एज।
काफी बेसिक सा क्वेश्चन। फीवर को और किस नाम से जानते हैं, सबको पता होगा, ठीक है, पायरेक्सिया। ओके, नेक्स्ट फिर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन था एडमिशन प्रोसीजर ऑफ द पेशेंट, ठीक है, एडमिशन प्रोसीजर पूछा गया था पेशेंट का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है, यानी कि जो भी नर्सिंग केयर हम प्रोवाइड कर सकते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट की, उसे हमें बताना है। फिर थर्ड क्वेश्चन था रूल ऑफ बैंडेज, ठीक है, बैंडेज के कुछ रूल्स होते हैं, आपसे वो पूछे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स पूछा गया था आपसे, काफी इजी क्वेश्चन, ये सारे ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिर यूरिन एनालिसिस, ठीक है, यूरिन एनालिसिस क्या होता है, यूरिन का एग्जामिनेशन होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें करते हैं वगैरह वगैरह, आपको ये सब चीजें लिख देनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एक्शन, यानी कि ड्रग किसी भी मेडिसिन के एक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, ऐसा एज हो सकता है, आपका जेंडर हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, तो कई सारा फैक्टर्स हो सकता है, वो अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन था एडमिशन प्रोसीजर। तो एडमिशन होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। एडमिशन इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग द पेशेंट इनटू द हॉस्पिटल फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यानी कि इट इज अ प्रोसेस इन विच we receive patient into the hospital या we keep the patient in the hospital for diagnosis and treatment। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो प्रिपरेशन करनी होती है एडमिशन की, जैसे कि बेड प्रिपेयर करना, इक्विपमेंट्स को प्रिपेयर करना, रूम प्रिपेयर करना, इंश्योर करना कि साफ सफाई है, प्राइवेसी पूरी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है। नेक्स्ट फिर अब रिसीव करते हैं हम पेशेंट को, वार्म वेलकम किया जाता है, इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को, पेशेंट की आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं, एडमिशन स्लिप को चेक करते हैं। इनिशियल असेसमेंट में क्या किया जाता है, चेक करते हैं वाइटल साइंस को, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को, जनरल कंडीशन असेस करते हैं, नीड क्या है, नीड्स है, पेन तो नहीं हो रहा है, मोबिलिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम तो नहीं है, वगैरह वगैरह हम चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन यानी कि अब हम पेशेंट को बताएंगे उसके वार्ड के बारे में, बेड के बारे में, कुछ जो रूल्स होंगे हॉस्पिटल के उसके बारे में, विजिटिंग आवर्स के बारे में कि हाँ कितने बजे से कितने बजे तक आपसे लोग आके मिल सकते हैं, कॉल बेल कहाँ है कि आप इस बेल को प्रेस करो तो मुझे कॉल आएगा, या फिर जो भी लैंडलाइन वगैरह है उसका यूज बताएंगे, टॉयलेट्स के यूज मतलब कैसे करना है और कब क्लीनिंग वगैरह होगी, ये सब चीजें बताएंगे बेसिक। नेक्स्ट फिर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो भी डिटेल्स है वो एडमिशन रजिस्टर के अंदर हम लिखेंगे। नेक्स्ट फिर राइट नर्सिंग हिस्ट्री, इनिशियल नर्सिंग नोट्स, ठीक है, अब पहले तो हम पेशेंट से मिले तो वहाँ पे हमें नर्सिंग हिस्ट्री लेनी है पेशेंट से, उसकी जो भी हिस्ट्री है उसको लेंगे, उसको लिखेंगे, नर्सिंग नोट्स को बनाएंगे कि जो भी पेशेंट के जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उनको नोट्स में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर केयर ऑफ पेशेंट्स बिलोंगिंग्स, यानी कि जो भी पेशेंट की चीजें हैं उनका ध्यान भी रखना हमारा ही काम होता है, तो उनकी जो भी वैल्यूएबल चीजें हैं उनको, उनके जो क्लोथ्स हैं उनको लेबल करके सेफली इन सब चीजों को रख देंगे। नेक्स्ट फिर मेडिकल ऑर्डर्स को, कैरी आउट डॉक्टर्स ऑर्डर, इन्वेस्टिगेशंस, मेडिकेशंस, टेस्ट, और फिर उसके बाद जो भी पेशेंट की फाइल में डॉक्टर ने ऑर्डर किया है इन्वेस्टिगेशन, मेडिकेशंस और टेस्ट को, उनको हम परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट फिर नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर के अंदर हम प्रोवाइड करेंगे कंफर्ट, हाइजीन और इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। फिर इसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है, यानी कि जो पेशेंट अपने होश हवास में ना हो, ठीक है। तो इसमें हमारा एम क्या रहेगा, पेशेंट तो कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एम क्या रहेगा कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना होने पाए, एयरवे मेंटेन रहे, इंश्योर करेंगे सेफ्टी की पेशेंट गिर ना जाए या फिर कुछ हो ना जाए उसको, और रिकवरी जल्दी से जल्दी हो सके। इसमें आप अनकॉन्शियस पेशेंट में जो कोमा में पेशेंट्स होते हैं उनको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, या आईसीयू वाले पेशेंट्स को। तो यहाँ पे हम नर्सिंग केयर क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहले तो एयरवे मेंटेन करना होता है कि
एयरवे पेटेंट है कि नहीं है, और अगर नहीं होती है तो वहां पे जो भी टेक्निक्स है एयरवे पेटेंट बनाने के लिए, एयरवे ओपन करने के लिए, उनका हम यूज करेंगे अगर जरूरत पड़ती है तो। सक्शन करना है सिक्रीशंस को रेगुलरली, क्योंकि सिक्रीशंस की वजह से भी हो सकता है एयरवे ब्लॉक हो जाए। नेक्स्ट फिर पोजीशनिंग। अब जो भी अनकॉन्शियस पेशेंट्स हैं उनको लेटरल या फिर साइड लाइन पोजीशन में ही लिटाना चाहिए ताकि एस्पिरेशन ना होने पाए। ठीक है, जो भी सिक्रीशंस है वो अगर पेशेंट एस्पिरेट कर लेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए लेटरल और साइड लाइन पोजीशन बेटर रहती है। नेक्स्ट फिर माउथ केयर करेंगे, ओरल हाइजीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है, ताकि इन्फेक्शन ना होने पाए। फिर आई केयर, आई केयर के अंदर हम आंखों को साफ करेंगे, ड्रॉप्स को डालेंगे, ऑइंटमेंट डालेंगे ताकि ड्राइनेस ना होने पाए। नेक्स्ट फिर स्किन केयर। अब पेशेंट को हर 2-2 घंटे पे हमें उसकी पोजीशन चेंज करनी है, आपको पता होगा, ताकि पेशेंट को बेड सोर ना होने पाए। मसाज करने हैं जो भी प्रेशर पॉइंट्स हैं ताकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। यूज करेंगे एयर मैट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट फिर न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन। अब न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन की बात करें तो हमें मेंटेन करना है आईवी फ्लूइड्स को, या फिर जो भी एनजी ट्यूब फीडिंग है उसको ध्यान में रखना है, उसका ध्यान देना है। एलिमिनेशन के लिए कैथेटर और बोवेल केयर प्रोवाइड करनी है। सेफ्टी में साइड रेल्स लगाने हैं, रिमूव करने हैं शार्प ऑब्जेक्ट्स, ठीक। नेक्स्ट फिर मॉनिटरिंग के अंदर हम वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे, ग्लासगो कोमा स्केल, यूरिन आउटपुट और ऑक्सीजन सैचुरेशन को। नेक्स्ट फिर साइकोलॉजिकल केयर के अंदर हम टॉक टू पेशेंट इवन इफ अनरिस्पॉन्सिव, यानी कि साइकोलॉजिकल केयर में हम पेशेंट से बात करेंगे जब भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, फिर भी बात करेंगे क्योंकि वो सुन तो रहा होता है, ठीक है, तो उसे थोड़ा तो सपोर्ट मिलेगा। पूछे गए थे, ठीक है। तो रूल्स ऑफ बैंडेज के अंदर कुछ सिंपल बेसिक रूल्स होते हैं कि सबसे पहले तो बैंडेज जो है वो क्लीन होनी चाहिए और ड्राई होनी चाहिए, स्टेराइल होनी चाहिए। पेशेंट शुड बी इन कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए बैंडेजिंग के टाइम पे। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पेशेंट वेयर पॉसिबल, ठीक है, जहाँ पे भी पॉसिबल हो, जिस हिसाब से जिस एरिया पे बैंडेजिंग हो रही है उस हिसाब से ये चीजें कंसिडर की जाती हैं। नेक्स्ट फिर अप्लाई बैंडेज फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ हम बैंडेजिंग स्टार्ट करेंगे। मान लो ये हाथ है, ठीक है, मान लो, ठीक है, तो यहाँ से हम बाहर की तरफ से रोलिंग स्टार्ट करेंगे अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये रूल रहता है बैंडेज का। मेंटेन इवन प्रेशर, यानी कि प्रेशर हमें ज्यादा टाइट भी नहीं बांधना है और ज्यादा लूज भी नहीं बांधना है कि निकल जाए बैंडेज, ठीक है। कवर द ड्रेसिंग कंप्लीटली, ठीक है, ड्रेसिंग जो भी मतलब जहां पे भी कट है, वुंड है, उसको प्रॉपरली कवर करना है। एक्सपोज फिंगर्स एंड टोज टू असेस सर्कुलेशन। अब बैंडेज ज्यादा टाइट तो नहीं हो गया है, उसकी वजह से सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, नर्व तो नहीं दब रही है, उसको चेक करने के लिए हम फिंगर और टोज को असेस करेंगे। कुछ साइंस होते हैं जैसे कि पेन होना, पेलर होना, यानी कि कलर चेंज हो जाना, जो बाहर का पार्ट होगा, बॉडी पार्ट होगा, यहाँ पे साइनोसिस होना या फिर नमनेस होना, तो ये सब साइंस होते हैं, ताकि इससे ये पता चलता है कि सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है। सिक्योर बैंडेज प्रॉपरली विथ पिन, क्लिप और नॉट, ठीक है, तो सिक्योर करना है, बैंडेज को प्रॉपरली टाई कर देना है, नहीं तो पिन लगा देना है, क्लिप लगा देना है, टेप लगा देना है, कुछ भी करके बैंडेज को फिक्स रखना है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। अभी ये जो भी प्रोसीजर है इसको हमें पेशेंट को पहले एक्सप्लेन कर देना है। तो ये है रूल्स ऑफ बैंडेजिंग। नेक्स्ट फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट, ठीक है, तो रिकॉर्ड और रिपोर्ट काफी बेसिक सी चीज है, तो इसमें कुछ खास है नहीं। रिकॉर्ड क्या होता है, ये रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। अब जैसे कि कई सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, सबसे पहला एडमिशन रिकॉर्ड, नर्सिंग नोट्स, मेडिकेशन रिकॉर्ड्स, इनटेक आउटपुट चार्ट होता है, वाइटल साइंस के चार्ट होते हैं, ऑपरेशन रिकॉर्ड होगा, डिस्चार्ज समरी होगी, और भी कई तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, तो वो सारा रिकॉर्ड हो गया, ठीक। नेक्स्ट फिर अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है रिकॉर्ड की, तो रिकॉर्ड की इम्पोर्टेंस ये है कि इससे कंटिन्यूटी बनी रहती है। अगर प्रॉपरली
हमने ये डॉक्यूमेंट किया होता है क्या मेडिकेशन दिया गया है क्या नहीं दिया गया है। डॉक्टर अगर प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हैं तो जब भी पेशेंट मान लो कहीं रेफर होता है तो उसमें आसानी होती है कि हाँ ये ट्रीटमेंट चल चुका है पेशेंट को, अब हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो वो समझ में आता है। ठीक है, कम्युनिकेशन अमंग हेल्थ केयर टीम, ठीक है, वही कंटिन्यूटी के लिए हेल्पफुल होता है। रिकॉर्ड्स एक हमारे पास लीगल एविडेंस के तौर पर होते हैं। ठीक है, अगर मान लो आगे चल के किसी पेशेंट ने आपके हॉस्पिटल के ऊपर या आपके ऊपर ही कंप्लेन कर दी तो आपके पास एक प्रूफ होता है कि हाँ हमने ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया था, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते थे क्या नहीं हो सकते थे, पेशेंट सच बोला है झूठ बोला, तो उसके लिए एक हेल्पफुल रहता है, एक लीगल एविडेंस होता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट फिर रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए, ठीक है, कि कैसे क्या सिम्टम्स थे उसमें क्या ट्रीटमेंट मिला तो कैसे तो उससे रिसर्च होती है, एजुकेशन के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट फिर इवैल्यूएशन ऑफ केयर, ठीक है, कि एंड में हमको पता चले कि हाँ पहले दिन पेशेंट को ये सिम्टम्स आ रहे थे, ये मेडिसिन दी गई थी तो इतना आराम हुआ था, फिर उसके बाद दूसरे दिन क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या होते हैं, अभी तक रिकॉर्ड्स क्या था, रिकॉर्ड्स रिटर्न होते हैं। ठीक है, बट जो रिपोर्ट्स होती हैं वो ओरल और रिटर्न दोनों ही फॉर्म में हो सकती हैं। ठीक है, तो ये पेशेंट की कंडीशन के बारे में हम ओरल या रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कि मान लो आप शिफ्ट चेंज होती है तब नर्स आपस में डॉक्टर आपस में ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, तो एक दूसरे को रिपोर्टिंग करते हैं पेशेंट के बारे में कि हाँ हमने ये मेडिकेशन दिया हुआ है, अभी आप इसके वाइटल्स को मॉनिटर करते रहना, देख लेना कौन से पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट फिर इंसिडेंट रिपोर्ट, ठीक है, कोई इंसिडेंट हुआ उसकी रिपोर्टिंग करना, प्रोग्रेस की रिपोर्टिंग करना। ठीक है, तो ये सब टाइप्स होते हैं रिपोर्ट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर क्वेश्चन नंबर 5, यूरिन एनालिसिस पूछा गया था। ठीक है, तो यूरिन एनालिसिस साफ साफ क्लियर है कि यूरिन का एग्जामिनेशन करना डिजीज डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन टू डिटेक्ट डिजीज। अब इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला टाइप होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि बस यूरिन को हम फिजिकली देख रहे हैं कि हाँ यूरिन का कलर क्या है, पेल येलो तो नहीं है, अंबर कलर का है, नॉर्मल कलर का है, तो ये सब उससे पता चलता है। नेक्स्ट फिर अपीयरेंस, अपीयरेंस कैसा है, क्लियर है कि उसमें कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं, कैसा है, फोमी है, प्रोटीन ज्यादा है, वो सब चीजें उसमें विजिबल होती है। ऑर्डर क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। ठीक है, तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। नेक्स्ट फिर केमिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, टेस्ट किया जाता है प्रोटीन के लिए, ग्लूकोज के लिए, कीटोन्स, पीएच चेक किया जाता है, यूरिन का कितना है, बिलीरुबिन लेवल क्या है, यूरो बिलिनोजेंस कितने हैं, ब्लड सेल्स तो नहीं आ रही है यूरिन के अंदर, ये सब चीजें हम केमिकल एग्जामिनेशन के थ्रू चेक करते हैं। नेक्स्ट फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एपिथेलियल सेल्स, कास्ट, क्रिस्टल्स, बैक्टीरिया, ये सब चीजें चेक की जाती हैं। नेक्स्ट फिर यूजेस, अब इसके क्या यूजेस हैं, मान लो किसी को यूटीआई हुआ है तो उसके डायग्नोसिस के लिए हेल्पफुल है, कोई भी डिजीज कंडीशन है उसके डायग्नोसिस के लिए हेल्पफुल है। यूरिन टेस्ट से डायबिटीज भी पता चलता है, किडनी डिजीज होती है तो भी यूरिन टेस्ट से पता चलता है, डिहाइड्रेशन होता है तो यूरिन आना ही बंद हो जाता है, ए यूरिया हो जाता है। ठीक है, एन यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग इन एक्शन। ठीक है, तो यानी कि कोई भी मेडिसिन है उसके एक्शन को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहला तो एज फैक्टर होता है। ठीक है, इन्फेंट्स और ओल्डर अडल्ट्स आर मोर सेंसिटिव, जो ये 1 साल से कम के बच्चे होते हैं या फिर 50-60 साल से ज्यादा के अडल्ट हो जाते हैं, तो उनके ऊपर क्या है, मेडिसिन थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव इफेक्ट पड़ डालती है। ठीक है, और एज के अकॉर्डिंग ये ड्रग का डोज वगैरह डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट फिर बॉडी वेट, बॉडी वेट क्या होता है, बॉडी वेट पे भी डोज डिपेंड करता है। ठीक है, तो बॉडी वेट भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट फिर सेक्स, सेक्स में क्या जो भी हार्मोनल डिफरेंसेस हैं मेल फीमेल के अंदर वो भी ड्रग के एक्शन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फिर जेनेटिक, जेनेटिक में क्या है, मेटाबॉलिज्म रेट
वेरीज, ठीक है। जेनेटिक्स में क्या होता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म सबका अलग अलग होता है, तो हिसाब से ड्रग का एक्शन भी होता है। नेक्स्ट फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अब ड्रग किस रूट से दी गई है। ओरल रूट क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है। आईवी फास्टेस्ट होता है। आईएम क्या है, ओरल से फास्ट और आईवी से स्लो होता है। तो इस पे भी डिपेंड करता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी डिपेंड करता है ड्रग का क्या एक्शन हो रहा है। नेक्स्ट फिर फूड इन स्टमक, ठीक है। अब खाना क्या खाया था, खाना खाने की वजह से हो जाता है, कुछ ड्रग डिले हो जाती हैं या फिर कुछ ड्रग का एक्शन इन्फ्लुएंस भी हो जाता है, इनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर प्लेसिबो इफेक्ट होता है, ठीक है। अगर आप साइकोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं हो, साइकोलॉजी स्ट्रेसफुल हो, तो उसका इफेक्ट भी दिखाई देता है, ठीक है। इसीलिए देखो हम लोग नर्सिंग केयर में जरूर से लिखते हैं प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, क्योंकि अगर साइकोलॉजिकली जो फिट होगा वो फिजिकली भी फिट हो सकता है जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट फिर पैथोलॉजिकल फैक्टर्स। पैथोलॉजिकल फैक्टर्स अब जैसे कुछ लिवर की और किडनी की डिजीजेस होती हैं जिनकी वजह से ड्रग का मेटाबॉलिज्म धीरा हो जाता है या फिर ड्रग का जो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शंस की वजह से मान लो अब कोई मेडिसिन किसी मेडिसिन के साथ में अगर आप ले ली, ठीक है, आप आयरन और कैल्शियम एक साथ में ले लिए, तब वहां पे उसका इफेक्ट होता है, इंटरेक्शन होता है और एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसीलिए अलग अलग लेने के लिए एडवाइस किया जाता है ना। नेक्स्ट फिर टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी एक मेजर फैक्टर होता है ड्रग एक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट फिर अब हम आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से, आंसर इन डिटेल। इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पेरेंटल थेरेपी के बारे में, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट पेरेंटल थेरेपी। इजी क्वेश्चन था, आप आराम से बता दिए होंगे, ठीक है। काफी डिटेल में लिखना था क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ पेरेंटल थेरेपी की डेफिनेशन लिख के नहीं छोड़ देना था, थोड़ा सा डिटेल में लिखना था। अभी हम समझते हैं आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन फिजिकल एग्जामिनेशन, राइट अबाउट मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड एक्सप्लेन रोल ऑफ नर्स इन फिजिकल एग्जामिनेशन। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं पहले से आपको बताता आता हूँ कि प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, देखो फिर से रिपीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन हेल्थ, राइट इन डिटेल अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ एंड इलनेस, ठीक है, ये भी बेसिक सा क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर 4 है एक्सप्लेन इन डिटेल केयर ऑफ पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ये भी क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट टाइप्स ऑफ बेड्स एंड एक्सप्लेन एनी वन टाइप ऑफ बेड, ठीक है। डिफाइन एनीमा, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड पर्पस, ठीक है। एनीमा के जो भी टाइप्स हैं उसके पर्पस क्या क्या होते हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो वो हम समझेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर है पेरेंटल थेरेपी। पेरेंटल थेरेपी होती क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। पेरेंटल थेरेपी रेफर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन मेडिकेशंस और फ्लूइड्स इनटू द बॉडी थ्रू रूट्स अदर देन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इट इंक्लूड्स इंजेक्शंस एंड इन्फ्यूजन्स, यानी कि पेरेंटल थेरेपी एक ऐसा मतलब तरीका है एडमिनिस्टर करने का मेडिसिन को, फ्लूइड्स को बॉडी के अंदर, अदर देन डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी कि ओरल मेडिकेशन के अलावा बाकी जो भी तरीके होते हैं मेडिसिन प्रोवाइड करने के, वो सब पेरेंटल थेरेपी में आएंगे। इसके अंदर हम जो भी इंजेक्शन के थ्रू या फिर इन्फ्यूजन के थ्रू जो भी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं वो सब आती हैं। पर्पस क्या होता है पेरेंटल थेरेपी का, पेरेंटल थेरेपी का मेनली पर्पस ये होता है कि पेरेंटल थेरेपी से जो एक्शन होता है वो बहुत जल्दी होता है, ठीक है। ये बहुत जल्दी से रिएक्ट करती है, एक्ट करती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, व्हेन पेशेंट इज अनकॉन्शियस, पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है तो भी इस मेडिसिन को हम पेरेंटल थेरेपीज के थ्रू हम प्रोवाइड कर सकते हैं मेडिसिन, ठीक है। व्हेन ड्रग्स आर डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है, कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, फिर भी हम पेरेंटल थेरेपी से उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन के टाइम पर फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर सकते हैं हम पेरेंटल थेरेपी के थ्रू, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं पेरेंटल थेरेपी के थ्रू। फॉर पेशेंट अनेबल टू सॉल्व, अगर मान लो कोई पेशेंट है जो कि खा पी नहीं पाता है तो उसे हम पेरेंटल थेरेपी के थ्रू न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। रूट्स ऑफ पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो पेरेंटल थेरेपी प्रोवाइड करने के क्या क्या रूट्स होते हैं। सबसे पहला आईवी,
आईवी यानी कि इनटू दी वेन्स, इंट्रावेनस, ठीक है, यानी कि वेन के अंदर। ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट एक्शन करने वाला रूट है, ठीक है। इसका यूज किया जाता है फ्लूइड्स को, मेडिकेशंस को और ब्लड ट्रांसफ्यूजन को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर आईएम, आईएम यानी इंट्रामस्कुलर, यानी कि मसल्स के अंदर। इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्विकली हो जाता है। इसकी कुछ साइट्स होती हैं स्पेसिफिक, जैसे कि डेल्टॉइड, वास्टस लैटरलिस, ग्लूटियल, ठीक है। तो ये सारी साइट्स होती हैं। और भी साइट्स होती हैं कुछ कुछ, ठीक है, जैसे कि एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ मिडल थाई, ठीक है, वहां पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके कई आईएम की साइट्स होती हैं। नेक्स्ट फिर सबकुटेनियस रूट, सबकुटेनियस रूट यानी कि सबकुटेनियस टिश्यूज के अंदर हम इंजेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ये रूट क्या होता है, थोड़ा सा स्लो होता है, धीरे धीरे करके इसमें एब्जॉर्प्शन होता है। मोस्ट प्रेफर्ड साइट होती है एब्डोमेन, एब्डोमेन अगर नहीं तो अपर आर्म के अंदर, ठीक है। एंगल भी आप याद रखना, आईवी के लिए क्या होता है, 10 से 15 डिग्री का एंगल यूज में लिया जाता है। इसे आप 15 से 25 कर लो, ठीक है, 15 से 25 डिग्री का एंगल यूज में लिया जाता है आईवी के लिए। आईएम के लिए 90 डिग्री के एंगल पे आईएम मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट आईएम इंजेक्शन, सॉरी, ठीक है। सबकुटेनियस इंजेक्शन जो भी होती हैं वो 45 डिग्री के एंगल पर प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट है इंट्राडर्मल। अब इंट्राडर्मल क्या होती है, ये हमारी 10 से 15 डिग्री के एंगल पर प्रोवाइड की जाती है इंट्राडर्मल। डर्मल यानी कि डर्मिस के अंदर, ठीक है, जो स्किन की लेयर होती है ना, एपिडर्मिस, फिर उसके बाद डर्मिस, तो डर्मिस के अंदर इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है इंजेक्शन। ये ज्यादातर यूज में लिया जाता है सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए या फिर वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट इससे किया जाता है, बीसीजी वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है, 5PV प्रोवाइड की जाती है आईएम आईडी रूट से, ठीक है। नेक्स्ट फिर कुछ और टाइप्स होते हैं, जैसे इंट्रा आर्टीरियल, ठीक है, आर्टरी के अंदर डायरेक्टली इंजेक्शन लगा देना, ये कॉमनली यूज में नहीं लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे हम डिस्कस डिटेल में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंट्राथेकल रूट, इंट्राथेकल रूट क्या होता है, इसके अंदर डायरेक्टली हम सीएसएफ के अंदर यानी कि सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर इंजेक्शंस को प्रोवाइड करते हैं। ज्यादातर इसका यूज लिया जाता है एनेस्थीसिया प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। इंट्राओसियस, इंट्राओसियस यानी कि बोन्स के अंदर डायरेक्टली, ठीक है, ये रेयरली यूज किया जाता है। नेक्स्ट फिर अब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें कोई भी मेडिकेशन प्रोवाइड करने से पहले डॉक्टर का ऑर्डर चेक करना है, डोज, ड्रग, उसका फिर ड्रग का एक्सपायरी डेट वगैरह सब चेक करना है, ठीक है। मेंटेन करनी है एसेप्टिक टेक्निक ताकि इन्फेक्शन ना फैलने पाए। सेलेक्ट करेक्ट साइट, डोज और नीडल साइज, ठीक है। ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो उसके लिए ऑब्जर्व करना है, चाहे इन्फेक्शन हो, प्लेवाइटिस हो, यानी कि जो वेन्स है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, इनफिल्ट्रेशन हो, एलर्जिक रिएक्शन हो, तो इन सब चीजों के लिए हमें ऑब्जर्व करना है। मॉनिटर करना है वाइटल्स और पेशेंट के रिस्पॉन्स को और पूरे प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट कर देना है प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन एक सिस्टमेटिक असेसमेंट का तरीका होता है हमारी बॉडी के असेसमेंट का, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ चीजों को यूज करते हैं, मेनली तो ये चार होता है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और एस्कल्टेशन का यूज करके एबनॉर्मेलिटीज को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन यानी कि हम विजुअल ऑब्जर्वेशन करते हैं बॉडी का, साइज का, शेप का, कलर का, सिमेट्री का, ठीक है, इंस्पेक्शन। नेक्स्ट फिर पाल्पेशन, पाल्पेशन के अंदर क्या करते हैं हम, फीलिंग विथ हैंड्स फॉर टेम्परेचर, टेंडरनेस, स्वेलिंग और मासेस, ठीक है, यानी कि पाल्पेट करके हाथों से टच करके हम टेम्परेचर का पता करते हैं, टेंडरनेस तो नहीं है कहीं पे उसका पता करते हैं, स्वेलिंग और कहीं पे मास तो नहीं फील हो रहा है, कहीं पे टिश्यूज ग्रोथ तो नहीं हुई है, तो ये पाल्पेशन के थ्रू पता चलता है। नेक्स्ट फिर परकशन, परकशन के अंदर हम बॉडी कैविटीज के अंदर बॉडी पार्ट्स में टैप करते हैं, यानी कि उसमें ऐसे टच करते हैं, मारते हैं थोड़ा सा आवाज आने के लिए, ठीक है, तो उससे पता चलता है कि फ्लूइड का कलेक्शन तो नहीं हुआ है, एयर का कलेक्शन तो नहीं है, या फिर कोई सॉलिड मास तो नहीं है। नेक्स्ट फिर अस्कल्टेशन, अस्कल्टेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम स्टेथोस्कोप की मदद से हम सुनते हैं हार्ट का, लंग का या फिर वोवेल का साउंड, ठीक है। नेक्स्ट फिर ऑल्फैक्शन, यूजिंग सेंस ऑफ स्मेल, फ्रूटी ब्रेथ इन डायबिटीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे
स्मेल के थ्रू भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे कि डायबिटीज के अंदर क्या होगा, फ्रूटी ब्रीथ आएगा, यानी कि फ्रूट की स्मेल आएगी, ठीक है, ऐसा करके। नेक्स्ट फिर रोल ऑफ नर्स। अब रोल ऑफ नर्स क्या रहता है फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, प्रिपेयर पेशेंट फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली, जो भी पेशेंट है उसको फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरीके से प्रिपेयर करना होगा। प्रोवाइड करना है प्राइवेसी एंड कंफर्ट, सेटअप इक्विपमेंट्स लाइक स्टेथोस्कोप, टॉर्च, ग्लव्स, टेप, ये सब का सेटअप करना, असिस्ट करना डॉक्टर का ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, record finding accurately, maintain infection control, support patient emotionally, ensure follow up investigations, ठीक है। तो ये सारे रोल्स होते हैं नर्स के, ये सारा काम होता है, करना होता है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन था हेल्थ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ पूछा गया था, ठीक है आपसे। तो हेल्थ क्या होती है, हेल्थ की WHO के अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छी सी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एक डेफिनेशन है, उसे आपको लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड रट लेना है, ठीक है। तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है, सोशल स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, ठीक है। तो ये हेल्थ की डेफिनेशन है, ठीक है, आपको ये लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड याद होनी चाहिए, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ एंड इलनेस। अब क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हेल्थ को और इलनेस को, सबसे पहले तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि जो भी एज, जेंडर, हेरिडिटरी, इम्यूनिटी, ये सब अफेक्ट करता है। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, क्या वाटर कैसा है, हवा, पानी, सैनिटेशन, ये सब अफेक्ट करता है। हाउसिंग, क्लाइमेट, ये सारी चीजें अफेक्ट करती है। आपको पता ही होगा अभी दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा पोल्यूशन है, वहां पे लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि यहाँ पे रहने वालों लोगों की एज जो है 10 साल कम हो रही है, या फिर उनके अंदर लंग कैंसर के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्यों, एयर पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, अब डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, सब्सटेंस अब्यूज, पर्सनल हाइजीन, ये सारे जो हमारे लाइफ स्टाइल के फैक्टर्स होते हैं ये भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जो इंसान बहुत ज्यादा हाई फैटी डाइट लेता है तो उसको इफेक्ट पड़ता है, जो एक्सरसाइज नहीं करते उनको भी इलनेस होने के चांसेस रहते हैं, ठीक तरीके से जो सोता नहीं है उसको प्रॉब्लम होती है, सब्सटेंस अब्यूज वाले लोगों को प्रॉब्लम होती है, अगर हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर क्या, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, सोशल सपोर्ट, कल्चर, कस्टम, ये सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर जैसे कि स्ट्रेस, इमोशंस, कोपिंग एबिलिटीज, ये सब आता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हेल्थ केयर सर्विसेज। अब हेल्थ केयर सर्विसेज अगर अवेलेबल होंगी तो इलनेस की जो सीवियरिटी होगी वो कम होगी, तो उसकी अवेलेबिलिटी भी अफेक्ट पड़ डालती है हेल्थ पे, ठीक है। एसेबिलिटी यानी कि हम कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, एसेसिबल है हमारे लिए कि नहीं है, तो उससे भी एक इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट फिर क्वालिटी ऑफ केयर, अगर मान लो हेल्थ केयर है भी तो कितनी अच्छी केयर प्रोवाइड कर रहा है वो भी एक फैक्टर होता है। These factor influence both health promotion and development of illness, ठीक है। ये सारे फैक्टर हेल्थ प्रमोशन के लिए भी हेल्पफुल है, मतलब उसे भी इन्फ्लुएंस करते हैं, हेल्थ के प्रमोशन को भी, और इलनेस को भी होने को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, केयर ऑफ पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। अब मान लो किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, सीओपीडी, अस्थमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, तो कोई भी डिजीज हो सकती है। तो उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें एयरवे मेंटेन करना होता है, एयरवे पेटेंसी मेंटेन करनी होती है। इसमें क्या कर सकते हो आप, पोजीशन करो पेशेंट को फाउलर या फिर हाई फाउलर पोजीशन के अंदर, सक्शन करो सिक्रीशंस को अगर जरूरत पड़ रही है तो, ऑक्सीजन सपोर्ट प्रोवाइड करो, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करो, जितना भी एडमिनिस्टर करना हो, जितना भी प्रिस्क्राइब हो, मॉनिटर करो SpO2, रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को करवाओ, डीप ब्रीदिंग, कफिंग, पर्स्यूड लिप ब्रीदिंग,
ठीक है, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, ये सब चीजें कराओ ताकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो और इम्प्रूवमेंट हो। नेक्स्ट फिर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड हो जैसे कि ब्रोंकोडाइलेटर्स, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, नेबुलाइजेशन, तो उसे अकॉर्डिंगली कराओ। ठीक है, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन से क्या होता है, जो भी सिक्रीशंस होते हैं वो थिन होते हैं, इसीलिए एक्यूरेटली हमें फ्लूइड्स प्रोवाइड करना है एडिक्वेटली, ताकि थिन हो सके सिक्रीशंस। नेक्स्ट फिर मॉनिटर करना है पेशेंट को, पेशेंट का जो भी रेस्पिरेटरी रेट है, रिदम है, साइनोसिस है, एबीजी, लंग साउंड्स, तो इन सबको मॉनिटर करना है। न्यूट्रिशन को हाई प्रोटीन हाई कैलोरी प्रोवाइड करनी है अगर कोई क्रॉनिक इलनेस है तो। ठीक है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स प्रोवाइड करना है ताकि अच्छे से एब्सॉर्प्शन हो सके, डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज्यादा बर्डन ना हो। कंफर्ट मेजर्स प्रोवाइड ह्यूमिडिफायर्स, अवॉइड एलर्जेंस, स्मोक, डस्ट, ठीक है, इन सबको अवॉइड करना है ताकि और ज्यादा प्रॉब्लम्स ना होने पाए। एजुकेशन में क्या करना है, यूज ऑफ इनहेलर्स, इनहेलर्स की यूज के लिए एजुकेट करना है। ब्रीदिंग टेक्निक्स को हमें बताना है पेशेंट को, अवॉइड करना है ट्रिगर्स को। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ बेड, और उसमें से एक टाइप को एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछा था। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बेड कई तरह के होते हैं हॉस्पिटल के अंदर। क्लोज बेड होता है, ओपन बेड होता है, ऑक्यूपाइड बेड होता है, अनऑक्यूपाइड बेड होता है। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव बेड होता है, फ्रैक्चर बेड होता है, कार्डियक बेड होता है, एम्पुटेशन बेड होता है, ब्लैंकेट बेड होता है। ठीक है, तो इस तरह के बेड्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर। उनमें से हम पोस्ट ऑपरेटिव बेड को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो पोस्ट ऑपरेटिव बेड का मेन क्या पर्पस रहता है, टू रिसीव पेशेंट फ्रॉम ऑपरेशन थिएटर सेफली। ये बेड ऐसा बेड होता है जिसमें कि हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर से सेफली लेके आए और वहां पे सेफली रखें। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इस बेड की क्या होती है, बेड प्लेस्ड इन फाउलर पोजीशन। ठीक है, बेड क्या होता है, फाउलर पोजीशन में होता है। वाटर प्रूफ शीट्स होती हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स टू मेंटेन वार्म। ठीक है, जो भी पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं उनको ठंड लगती है क्योंकि फास्ट आईवी फ्लूइड्स एडमिनिस्टर हुए होते हैं इस वजह से, और फ्लूइड लॉस भी हो गया होता है, ब्लड लॉस हो गया होता है। ठीक, आईवी स्टैंड अटैच्ड होना चाहिए पोस्ट ऑपरेटिव बेड के अंदर। ठीक है, पिलो अरेंज फॉर कंफर्ट, हॉट वाटर बॉटल्स इफ नीडेड, इक्विपमेंट रेडी, ऑक्सीजन, सक्शन और किडनी ट्रे, ये सब पास में रेडी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब नर्सिंग के क्या पॉइंट्स हैं इसमें, इंश्योर करना है एयरवे इक्विपमेंट्स रेडी हो, ऑक्सीजन का जो है सिलेंडर होना चाहिए या फिर जो भी सप्लाई है वो पास में होनी चाहिए। उसको कनेक्ट करने के लिए मास्क होना चाहिए, ट्यूब होनी चाहिए, सक्शन मशीन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। ट्रैकियोस्टॉमी करने की जरूरत पड़ती है तो उसके इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, लेरिंजोस्कोप होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्जर्व करना है वाइटल साइंस को, कीप बेड क्लोज टू नर्स स्टेशन। ठीक है, जो भी पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं उनको हमेशा नर्सिंग स्टेशन के पास में ही रखा जाता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत आप इन्फॉर्म कर सको। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन था एनीमा पूछा था, एनीमा और उसके टाइप्स और उसके पर्पस पूछे गए थे। ठीक है, तो एनीमा क्या होता है, एनीमा इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू रेक्टम एंड कोलन फॉर थेरेपेटिक और डायग्नोस्टिक पर्पस। यानी कि एनीमा क्या है, फ्लूइड को रेक्टम के अंदर, कोलन के अंदर इंसर्ट कराना किसी भी थेरेपेटिक पर्पस के लिए या फिर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एनीमा, एनीमा के कई सारे टाइप्स होते हैं। पहला क्लीनिंग एनीमा होता है। ठीक है, क्लीनिंग एनीमा मेनली क्या होता है, सोप वाटर एनीमा या फिर सलाइन एनीमा का यूज किया जाता है, इससे जो फीसेस है वो रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट फिर रिटेंशन एनीमा होता है, रिटेन्ड एनीमा होता है। रिटेन्ड एनीमा ऑयल या फिर मेडिकेटेड सोल्यूशन का बना हुआ होता है और ये क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है अंदर जाके। ठीक है, नेक्स्ट फिर कार्मिनेटिव एनीमा, कार्मिनेटिव एनीमा का क्या रोल होता है, ये गैस रिलीज करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट फिर मेडिकेटेड एनीमा, मेडिकेटेड एनीमा के अंदर क्या होता है, ड्रग्स होती हैं जो कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एक रूट बन जाता है। ठीक है, एनीमा के थ्रू। नेक्स्ट फिर न्यूट्रिएंट एनीमा क्या होता है, इसके अंदर लिक्विड न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि अगर सीवियर इलनेस है, ठीक है, तो उसके अंदर दिया जाता है। अब रेयरली यूज किए जाते हैं आज के टाइम पर।
ठीक है। नेक्स्ट फिर है डायग्नोस्टिक एनीमिया। डायग्नोस्टिक एनीमिया क्या होता है? इसके अंदर बेरियम एनीमिया प्रोवाइड किया जाता है। बेरियम क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एक्सरे में हमें विजिबल होता है। तो अगर बेरियम एनीमिया दिया जाएगा तो वो रेक्टम और कोलन को विजिबल बनाएगा एक्सरे के अंदर, ठीक है। तो इससे हम इमेजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर अब पर्पस जैसे अलग अलग टाइप्स हैं। पहला था सोप वाटर और सलाइन एनीमिया, जो कि स्टूल पास कराने के लिए, फीसेस पास कराने के लिए दिया जाता है, तो वो रिलीव करता है कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट फिर क्लीन बोवेल बिफोर सर्जरी एंड इन्वेस्टिगेशन। तो दूसरा इसका पर्पस होता है कि सर्जरी से या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन के पहले बोवेल क्लीन कराने के लिए एनीमिया प्रोवाइड किया जाता है। एडमिनिस्टर मेडिकेशंस, ठीक है। मेडिकेशंस को एडमिनिस्टर करने के लिए एनीमिया का यूज किया जाता है। रिड्यूस फ्लैटस यानी कि गैस रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। सॉफ्टन स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर मान लो कोई बहुत दिन तक पेशेंट कोई बेड रिडन रहता है तो उसका स्टूल टाइट हो जाता है, तो उसको भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि स्टूल सॉफ्ट हो सके। प्रिपेयर करने के लिए कोलोनोस्कोपी के लिए, ठीक है। कोलोनोस्कोपी के लिए पूरा इवैक्यूएट करना होता है, पूरा बॉवेल को खाली करना होता है, इसलिए यूज किया जाता है। तो ये था हमारा पूरा पेपर सोल्यूशन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का 2025 में सितंबर में जो एग्जामिनेशन हुआ था जेएनएम फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर आया हुआ पेपर था ये। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।